नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय नेटवर्क। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो दिल्ली जो है नहरों का शहर बन जाता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली को नहरों का शहर बना देंगे और 380 दिल्ली के बीच में झीलें बनाई जाएंगी, जिससे कि दिल्ली को झीलों के शहर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जब भी मानसून आता है, बारिश आती है, तो बारिश आने के बाद दिल्ली जो है पूरी तरह से पानी से जगह जगह से लबालब हो जाती है। जबकि मानसून आने से पहले हर साल दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है, जिससे कि कहा जाता है कि सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, नालियों को साफ किया जाएगा। जगह जगह पर जितने भी, चाहे वो किसी मोहल्ले की नालियां हैं कि या मेन रोड की नालियां हैं, सड़कों की नालियां, सबको साफ किया जाएगा ताकि पानी सुचारू रूप से जा सके। लेकिन हमेशा जो हालात होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। इस बार भी जब दिल्ली में बारिश हुई, सिर्फ 4 घंटे की बारिश के बीच में दिल्ली पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई। हजारों गाड़ियां पानी के बीच में तैरती देखी गई, यहां तक कि कई लोगों की जान भी चली गई। डिफेंस कॉलोनी, जो कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा और पॉश एरिया माना जाता है, जहां पर अगर हम बात करें तो एक एक कोठी की कीमत 100 करोड़ रुपए तक की कीमत है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छे एक ओहदे पर सारे यहाँ पर देखा जाए तो पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस बार देखा गया कि पूरा जो डिफेंस कॉलोनी है पूरी तरह से पानी से भर गई। जितनी बेसमेंट्स है, बेसमेंट्स के बीच में पूरी की पूरी बेसमेंट्स लबालब पानी से भर गई। जिनके बेसमेंट्स के बीच में ऑफिस थे, उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ियां पानी में तैरती देखी गई। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं, जो कि जिनका भी ऑफिस डिफेंस कॉलोनी के बीच में ही है। इनकी जो बेसमेंट है वो भी पूरी तरह से नीचे पानी से भरी हुई थी। यहां तक कि जितनी बेसमेंट्स के बीच में पानी की मोटरें लगी थी, वो सारी की सारी मोटरें जल गई, जिसकी वजह से आज तक 3 या 4 दिन पहले बारिश हुई थी और आज तक यहाँ पर पानी की समस्या से जो यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। हम शर्मा जी से जानेंगे कि क्या कारण है कि प्रशासन का ये क्या असफलता मानते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि हमेशा दिल्ली में बड़े बड़े दावे करने के बाद भी दिल्ली जो है हमेशा पानी से लबालब भर जाती है। जगह जगह के ऊपर अंडरपास के बीच में, जगह जगह पुलों के नीचे जो है पानी भर जाता है, कॉलोनियों में पानी भर जाता है। हमेशा एक बहुत बड़ी एक दुर्दशा देखने को मिलती है। जबकि अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, अभी मानसून सिर पर है, अभी भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आने वाले 1-2 दिन के बीच में भारी बारिश बताई है, तो क्या दोबारा यही हाल होगा? नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि इस बार जो बारिश हुई, बारिश से जो है आपका पूरा डिफेंस कॉलोनी जो पानी से लबालब भर गई, पूरी दिल्ली पानी से भरी हुई थी। लेकिन ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर की प्रशासन की हमेशा एक ज्यादा सुचारू रहता है इसके लिए, और ज्यादा एक नजर बना के रखता है कि यहाँ पर कोई इस तरीके की समस्या, और फिर भी इस तरीके की समस्या। क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए कौशल जी, पहले बता, जो मेरा ऑफिस है ये 1st फ्लोर पे है। इसके बेसमेंट में भी एक ऑफिस है। जो यहाँ का दृश्य था वो मैं बता नहीं सकता। सड़क के ऊपर 3-3 फुट पानी था यहाँ पर, एक चीज। दूसरी चीज, ये बात आपने सही कि डिफेंस कॉलोनी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण इसका ये है, आप दिल्ली शहर के मैं, क्योंकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे इसमें पता है, दिल्ली शहर के बड़े से बड़े कोई ऐसा बड़ा एडवोकेट का यदि आप नाम लेंगे जिसकी जड़ डिफेंस कॉलोनी से हो, ज्यादातर अच्छे बड़े से बड़े एडवोकेट दिल्ली शहर के डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है, कुछ जजेस वैसे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे रिटायर्ड जज, उनका जो है निवास स्थान वो डिफेंस कॉलोनी में। मैं इस बताना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो आप राष्ट्र की जो देश की कैपिटल में रह रहे हो, राजधानी में रह रहे हो, उसके अंदर आप डिफेंस कॉलोनी में रह रहे हो। हर ऊंचे ओहदे वाला, हर जो है प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जुडिशरी का हो, यहाँ तक कि सेंट्रल के मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी यहाँ पर, आप मेरे ऑफिस के पीछे ही इनका ऑफिस घर है, यहाँ पे आते जाते देखा जा सकता है, वहां पे ये तक रह रहे हैं। कहने का मतलब है, जैसा आपने बोला कि दिल्ली पे करोड़ों रुपए का जो है बजट होता है, करोड़ों रुपए सफाई के लिए ले जाते हैं। उन रुपयों की तो सफाई हो जाती है, वो तो वो जाने जिनके हाथ में आते हैं वो रुपए, लेकिन उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या सफाई होती है, क्या ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो तो या वो सिस्टम जाने या ऊपर वाला खुदा जाने। लेकिन जो दुर्दशा मैंने देखी है यहाँ पे, वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। कौशल जी, आप यकीन मानिएगा,
एक स्कॉर्पियो जो नीचे वाले हमारे जो रहते हैं पांडे जी उनकी थी, वो स्कॉर्पियो 25 मीटर पीछे तैर के चली गई। अच्छा। आप यकीन मानिए, जो आइटम थी इनकी जो गाड़ियां खड़ी थी, इस अगर आप असेस करेंगे यहाँ पे या जो आप लोगों से पूछेंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान जो है इससे हुआ। हाईएस्ट, ऑलमोस्ट दिल्ली के हाईएस्ट टैक्स पेयर जो है वो डिफेंस कॉलोनी से होंगे। अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो वो टॉप 3 लिस्ट में आएंगे। उसके बावजूद जो सरकार, उसके बाद भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यदि बाहर जाएंगे आप तो अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के जू नहीं रहेंगी है, या जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। उसका कारण है, जब ऊपर से नीचे तक सारा एक दूसरे से भाईचारा निभाएंगे, जब आपस में मिल बांट के खाएंगे, तो फिर क्या है ना, कोई पब्लिक की परवाह नहीं करता। आप अच्छा एक बताइए, अधिकारी की आप जो है रिपोर्ट किससे करेंगे? अधिकारी की उसके बड़े अधिकारी से करेंगे, उसके बड़े अधिकारी की उससे करेंगे, या कंसर्न मिनिस्टर से करेंगे, या कोर्ट में जाएंगे। जब सभी आपस में मिले हुए हैं तो फिर कौन किसके ऊपर क्या करेगा? उसमें पिसेगी जनता और वो रेजिडेंट। शर्मा जी, जैसे कि शैली ओबराय जी, जो कि दिल्ली की मेयर हैं जी, वो जब जो ऐसी ये पोजीशन आ गई, उसके बाद वो बाहर निकली, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्ती की, उनको बोला। लेकिन पहले से जब 2-3 महीने पहले ये काम करना चाहिए था और वो लास्ट मौके पर कर रही हैं, तो क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? आप उनसे, मैं देखो, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाता, पर एक प्रश्न जरूर सरकार से पूछना चाहिए। कहने पे आप जरा सी परेशानी हुई, आप उनको वो कर रहे हैं, आप मुझे समय इस बात का उत्तर देगा, उनमें से किसी भी अधिकारी पे दिखावटी है, कोई एक्शन नहीं होता है। ज्यादा क्या होगा, किसी का कहीं ट्रांसफर कर दिया, इंक्वायरी कर दी, सस्पेंड हो गया। जो उसने हिस्सा लिया उसमें से थोड़ा उनको दे देगा। वो आप मुझे भारतवर्ष में, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षर, इतिहास का एक उद्देश्य होता है कि उससे आपको सीख मिलती है। आप पीछे का उठा के बता दीजिए, इतने सारे अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी हुई, इतने सारे अधिकारी सस्पेंड हुए, कौन सा ऐसा अधिकारी है कि जिसको जो है सजा मिली हो? आप एक अधिकारी मुझे बता दीजिए, और मैं आपको महीने भर का समय देता हूँ इस बात के लिए। तो ये कर देना, ये आई वॉश होता है, ये जनता को धमकाने वाली चीज होती है। आप मुझे बताइए, आपको मेयर बनाया गया, सपोज, आपके क्या कर्तव्य है, क्या आपके अधिकार हैं, आपके अगर कर्तव्य हैं कि नहीं है कि आप सुचारू व्यवस्था चलाएं, या वो देखें अगर आपके वो हैं तो आप फेल हुए हैं उसके अंदर, और बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो इस असफलता को सरकारी अधिकारियों पे दिखावटी गाज गिरा के नहीं जस्टिफाई किया जा सकता, उसका तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता। सर, जैसे कि दिल्ली के बीच में अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है जी दिल्ली के बीच में, और यदि हम बात करें तो 7 MP जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको भी दिल्ली की जनता ने वोट देकर जितवाया है। जितना कि अगर हम कहें दिल्ली सरकार का कारण, दिल्ली सरकार का जितना बनता है दिल्ली को सुरक्षित रखने का, दिल्ली को साफ सुथरा रखने का, दिल्ली में जैसे कि भी बाढ़ की स्थिति आई इसके ऊपर नियंत्रण रखने का, उतना जो सांसद है उनका भी बनता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो सांसद कहीं पर भी नहीं दिखते। जैसे कि अभी पानी की समस्या थी दिल्ली के बीच में, तो एक दूसरे के ऊपर प्रतिरोध कर रहे थे, पिस रही थी जनता। तो सर, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या सांसद की कोई अधिकार नहीं है उनका? उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेंटर में भी उनकी सरकार है, उनके जो राज्यपाल हैं वो भी उनके ही हैं। तो क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? उनको नहीं चाहिए कि जैसे जो जनता है उन्होंने भी तो उनको वोट देकर जिताया है, वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जाकर क्या उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? सर, उनको चुना इसलिए कि जनता की आवाज उठाए। आप ये बताइए ना, ये तो सांसद है, इनको कोई भी श्रेय होता है, अगर कोई भी काम अच्छा होता है तो मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा, और ये नियम दोनों पे लागू होता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मेरे हिसाब से जब अव्यवस्था होती है तो चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य की सरकार हो, जैसे दिल्ली सरकार है, चाहे केजरीवाल साहब की सरकार हो, चाहे सांसद हो, सारे बुरी तरह से फेल हुए हैं। और इनकी जो है विफलता, वो कहते हैं ना खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो है। आप मुझे बताइए, सांसद को किस लिए बनाया जाता है? क्या इनको कोई विशेष काम थोड़ी दिया जाता है? ये भी जनसेवा के लिए होते हैं। जनसेवा में क्या आता है कि भाई जो आपके देश की जनता है उनके अधिकारों का जो है सुरक्षा हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो, और उनको जो है एक डिसेंट लाइफ जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको जो है वो जी सके। क्या ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता? क्या बात पे आप दूसरी चीज बताइए, इतना सारा हुआ, उन्होंने, आप या तो ये कह दे
कि भाई मेरे ये चीज मेरे का एक जनता को बताएं कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। आप श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आते हो और जब आपकी लाइबिलिटी आती है तो आप सबसे पीछे हट जाते हो। तो लीपापोती से काम नहीं चलता। इसके लिए जनता को भी मुखर होकर आवाज उठानी पड़ेगी। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोनों तरफ से, किसी भी सरकार का हो तो जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, जवाबदेही उस जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए, जवाबदेही उस अधिकारी की होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आप मुझे बताइए ना, बड़े सिंपल सी बात है, इन सब चीजों की ऑडिट होती है। अगर यहाँ नाले की सफाई हो रही है तो जन आदमी एम्प्लॉय होते हैं, सामान खरीदा जाता है, ये क्या करते हैं? आप अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग यदि इनकी ऑडिटिंग हो जाए तो हर आदमी, आपको ज्यादातर आदमी चोर पाएगा। और ये अपने, मुझे तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, ये कारण इसका नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई है, ये इसका कारण है कि आप इनकॉम्पिटेंट रहे। हर बार आप दिल्ली को इस बात से निश्चित कराते हैं कि आप जमुना जी की सफाई करेंगे, आप बाढ़ नहीं आने देंगे, आप सीवर सफाई करेंगे, और आपको पता होता है अगर आपको, और ये आपसे नहीं चला पा रहा, ये दशकों से एक प्रक्रिया चली जा रही है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो फिर उसके लिए तो शर्मा जी, जैसे कि भी आपने देखा है अयोध्या के बीच में राम पथ है, 1.5 किलोमीटर के बीच में 20 खड्डे हो जाते हैं जी। बिहार के बीच में अगर हम पूरे देश की बात करें तो 7 दिन के बीच में 5 पुल गिर जाते हैं। एयरपोर्ट जो है, दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट जिसकी छत गिर जाती है, पानी भर जाता है उसके बीच में। अयोध्या का जो मंदिर बना है, जिसके भी चंद दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन किया था, उसकी दीवार गिर जाती है। और अभी आपने देखा जो हथरस के बीच में हुआ कि 200 बंदों की जान चली जाती है। हॉस्पिटल के बीच में एक डॉक्टर के नाम पर दवाई, वहां पर कहें तो पैरासीटामोल और एक बर्नॉल के अलावा वहां पर कोई दूसरी दवाई नहीं है। ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, योगी जी की सरकार है, जिनको कहा जाता है कि प्रशासन उनके राज के बीच में बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बड़े अच्छे हैं, प्रशासन बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जब इस तरीके की व्यवस्था आती है तो सर क्या आपको लगता है इसके पीछे एक ही मुख्य कारण है भ्रष्टाचार? देखिए, 3 कारण, 3 बातें हैं इसके, 3 उत्तर होंगे। एक, जहां तक ये एयरपोर्ट की चीजों गिरने है, अगर आप इनकी जड़ में जाएंगे, ये एयरपोर्ट किसी भी उस कंपनी ने नहीं बनाया है या उस व्यक्ति ने नहीं बनाया है जो एक आम आदमी था जिसने बड़ी ऑनेस्टी के साथ बनाया। ये बात सर्वविदित है। आप इनके सारे रिपोर्ट देख लीजिए, इनके टेस्ट करा लीजिए, इनकी इंक्वायरी करा लीजिए ऑनेस्टली। सरकार से नहीं, सरकार पे किसी को भरोसा नहीं था क्योंकि सरकार आपको पता है किस तरह चलती है। तो कोई भी कंपनी यदि उसको बनाती है, आप इसके मेंटेनेंस का होता है, इसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, तो आप देखेंगे वो जब एक हिस्सा आप जो है अधिकारी को दोगे, कुछ हिस्सा सरकार को दोगे, कुछ एमएलए एमपी को दोगे, तो ऐसे ही लोग मरेंगे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसे वो बस वो सिक्का घिस गया, जो उन्होंने बोला था कि भाई वो सिक्का जो है चलते चलते घिस जाता है। तो इस पैसे के घिसने की प्रक्रिया को रोकना होगा, वरना ऐसी अवस्था होगी। मुझे दूसरी चीज बताइए, क्योंकि मैं जुडिशरी का आदमी हूँ कि इन द सेंस कि भाई मैं एज ए एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर हूँ। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जब जरा सी भी कोई बात होती है तो कोई आप किसी एक बड़े जुडिशियल ऑफिसर के, किसी जज के खिलाफ जिससे कोई परेशानी हो जाती है तो वो फौरन सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। क्या ये विषय वस्तु जो पुल गिर गया, ये इंक्वायरी का विषय वस्तु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं होना चाहिए? क्या किसी हॉस्पिटल के अंदर 200 आदमी मर जाते हैं, एक भगदड़ के अंदर मर जाते हैं, 200 लोगों की जान चली जाती है? अब छोटी छोटी या जो एक मीडिया जो चीजें अट्रैक्ट करती है, उन चीजों के लिए तो सोमोटो आप एक्शन ले लेते हो। क्या जुडिशरी को इनका एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या जो है ये जो हो रहा है, आप देखो धर्म सम्मेलन हुआ, 200 आदमी मर गए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करोगे, एक इंक्वायरी बैठा दोगे, 2-4 के खिलाफ FIR कर दोगे, और आप जो है चाहे डबल इंजन हो चाहे 4 इंजन हो, उससे तो जो जाने वाला उसका नाम थोड़े गया। तो इनको थोड़ा सा देखना चाहिए ना। उसके दूसरी बात क्या होती है, मैं देखता जो सबसे बड़ा जो आप यहाँ पे स्थिति हो गई है, जो धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है जिस तरह से, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, कारण क्या होता है, धर्म के जो चक्षु होते हैं वो जो है अज्ञान धर्म का चक्षु होता है। आप ज्ञान को फैलाओगे तो धर्म अपने आप फैलेगा। आप मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूँ, ये जो सिस्टम एक नया चला है
कि भाई पैसे लेके रामायण करना, पैसे लेके धर्म सभाएं करना। आप ये सोचो, एक संसारिक आदमी जिसने संसार को छोड़ा, मोह बंधन को छोड़ा, वो अरबों करोड़ों रुपए कहाँ से लाता है? ये एक ऐसा, और हर चीज में, हर में, इसमें नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म में जहां भी इस तरह सा होता है, चाहे उधर दूसरी साइड भी देखें और किसी में भी, इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने एक बार यदि वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, जब आपने कानून से भी प्रोटेक्शन लेते हो कि फिर तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे ये लंबा चौड़ा सिस्टम आपका चल रहा है। आज की डेट में देखिए, जो धार्मिक धर्म गुरु, वैसे तो धर्म का कोई गुरु नहीं होता क्योंकि प्रकाश अपने आप में ही सर्वविदित होता है और वो अपने आप में ही सबका उत्तर होता है, लेकिन हमने एक चाहिए धर्म के गुरु, चाहे किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, तो उनको ना धर्म गुरु के पास ये अरबों रुपए कहाँ से आते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, सबसे घातक चीज क्या होती है कि हर आदमी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, धर्म गुरुओं की शरण में बैठ जाता है। वो जो लोग यहाँ पे जाते हैं, कानून ये कहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि शपथ आपने कानून के लिए, धर्म के लिए, आपका कानून ही धर्म ही, आपका जो है कानून ही आपका धर्म है, और आप अगर जो भी वो जाते हैं उनके खिलाफ सारे सख्त एक्शन होने चाहिए। तो ये सारी मिली भगत होती है। जनता यहाँ की जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक रिवोल्यूशनरी नहीं होगी, जब तक अपने को समझाएंगे नहीं, आज चाहे कुछ भी कर लें, कौशल जी मेरी बात लिख लीजिए, मैं रहूं ना रहूं मेरी बात रहेगी, ये ऐसे ही लोग, जनता मरती रहेगी, इनका कुछ नहीं हो सकता। सर जैसे कि भी तिरुपति बालाजी में अगर आप जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो वहां पे जो वीआईपी दर्शन है वो किसी को नहीं मानते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो या कोई कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको नहीं मानते। अगर वो आंध्र प्रदेश का तो चलता है, नहीं तो उधर 10,500 रुपये प्रति व्यक्ति वीआईपी दर्शन के लिए जाते हैं। उसके बाद भी 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और जो चेहरे वैसे जाते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे हमारे जैसे गरीब लोग हैं जिन पे 10,500 रुपये नहीं है, वो 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में लगे रहते हैं। तो सर ये कहाँ तक उचित है कि 10,500 रुपये लिए जाए? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो वहां पे तुरंत दर्शन हो? देखिए, ये उन लोग, जो लोग हैं, आजकल धर्म क्या हो गया है, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। ज्ञान एक आत्मज्ञान होता है जिससे परमत्व की प्राप्ति होती है, एक छाया ज्ञान होता है जो दूसरे के पीछे लकीर के फकीर होते हैं। तो ये जितना भी, मैं एक के नहीं कह रहा, आप मुझे एक बताइए, जो पैसे से अगर भगवान मिलते हैं तो सब पैसा एक व्यवस्था है, और भगवान मिलना एक प्राकृतिक है, वो प्रेम है, वो एक प्राकृतिक प्रेम है। तो प्राकृति और व्यवस्था दोनों में अंतर होता है। आप मुझे बताइए, पहले 2,000 के नोट चढ़ते थे जिनसे भगवान मिल जाते थे, मोदी जी ने 2,000 की जगह 500 के नोट चला दिए। तो क्या भगवान को पता पड़ गया कि भाई 2,000 के नोट नहीं, 500 के आगे अब मैं 500 से दर्शन दूंगा, तुम्हें 500 से मिलूंगा? तो इन कागजों की भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी व्यवस्था का पार्ट है। जब नोट नहीं थे, जब ये नहीं थे, तो उनमें जब क्या भगवान के दर्शन नहीं होते थे? आपको इसका मर्म जानना पड़ेगा, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, आपको ज्ञान वर्धन करना पड़ेगा। ये था कि जिससे जो है लोगों की सेवा भाव है, वही असली धर्म है। जितने भी लोग जा रहे हैं, मैं तो कभी गया नहीं, हाँ, हालांकि मैं चुनौतीपूर्ण कह सकता हूँ कि मुझे जितनी की धर्म की पुस्तकों के माध्यम से, अपने चिंतन मनन के माध्यम से करा, वो सारे, मैं ये नहीं कहता था श्रद्धा नहीं है, वो ढोंग और दिखावा ज्यादा है। क्योंकि ये अर्थ के साथ धर्म को जोड़ना मुझे नहीं समझ में आता। तो वो जो है वो लोग उसका उत्तर दे सकते हैं, पर वो ये तो मैं जरूर बता सकता हूँ कि उससे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। प्रभु के लिए तो आपको आत्मज्ञान, और जो है कहते हैं ना कि भाई प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विध पाऊं मोह तोए, और प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोह। तो आत्मज्ञान, अपने मन को, आत्म प्रकाश को आपको पाना पड़ेगा, जब भी आप ज्ञान पा सकते हैं और जब भी आप जो है प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। वो नहीं, आप ये बताइए, जो तिरुपति बालाजी नहीं गया, क्या उसको जो है वो नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी? उसको भी होगी। और मैं ये नहीं कहता कि वहां जाना चाहिए, लेकिन ये जो व्यवस्था, जो ये चाटुकारों ने, ये जो एक व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था या जो भी आप समझ लें, ये व्यवस्था है, ये धर्म के लिए भी घातक है और औरों के लिए भी घातक है। अभी हमें शर्मा जी ने बताया कि जो क्या कारण है कि हर बार जब बारिश होती है, दिल्ली क्यों हमेशा बाढ़ की स्थिति यहाँ बन जाती है, गाड़ियां डूब जाती हैं, बड़े जो बेसमेंट्स के बीच में ऑफिस है उनमें बड़ा नुकसान होता है, बाजारों में बहुत नुकसान होता है, कई दुकानों में पानी घुस जाता है, लेकिन प्रशासन हमेशा से जो है आंखें मूंद कर बैठा रहता है। जब स्थिति आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर जाकर पंप लगाए जाते हैं, और उस समय भी देखा जाता है कि जैसे इस बार 639 पंप काम ही नहीं कर रहे थे।
तो क्यों नहीं पंपों को पहले चेक किया जाता, क्यों नहीं व्यवस्था को पूरी तरह से चेक किया जाता, जिससे कि बाढ़ आने से पहले ही सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो भी काम है वो कर लिए जाएं, जिससे कि लोगों को बाढ़ की स्थिति से ना जूझना पड़े, अपनी जान ना गंवानी पड़े। विनोद गुप्ता जी, जैसे कि दिल्ली के बीच में बारिश हुई, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, और कहते हैं कि 88 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई, 88 साल के रिकॉर्ड टूटे। लेकिन 3 घंटे की बारिश के बीच में दिल्ली की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके सारे पोल खुल गए। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट लेके आया जाता है कि भाई सीवरेज साफ किए जाएंगे, नालियाँ साफ होगी, ड्रेनेज साफ किए जाएंगे, यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन जब भी बारिश होती है हर साल यही देखा जाता है कि प्रशासन की पोल पट्टी खुल जाती है और हर जगह दिल्ली के बीच में पानी भर जाता है। अभी आपकी जो डिफेंस कॉलोनी है, जो कि दिल्ली का एक बहुत पॉश एरिया है, जिसके बीच में अगर हम कहें तो एक से एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी रहता है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि सारी बेसमेंट्स में पानी में भर गई, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ नाव की तरह तैरती देखी गई। सर, आप इसको लेकर किसका फेलियर मानते हैं? देखिए, इसके अंदर 2 बातें हैं। इसमें सबसे पहला तो जो डिफेंस कॉलोनी के बीच में से एक ड्रेन जा रहा है, इसकी डीसिल्टिंग के लिए एमपी को, काउंसलर को, एमएलए को एक बार नहीं न्यूमरस टाइम्स बोला गया है। जो भी कोई नेता जीत के आता है वो दावा करता है, वादा करता है कि आते ही हम बस इसकी डीसिल्टिंग करेंगे। पिछले 10 साल से इस नाले की डीसिल्टिंग नहीं हुई है। जब नाले की डीसिल्टिंग नहीं होगी तो पानी जाएगा कहाँ से? अब की बार भी ऐसा हुआ कि वो डीसिल्टिंग ना होने के कारण एंड्रूजगंज से लेके डिफेंस कॉलोनी से लेके लोधी कॉलोनी तक ये सारा पानी जो है बैक मारा, जिसके कारण अगर आज आप गोल्फ लिंक जाएंगे वहां पे लोगों के ड्राइंग रूम भर गए पानी से। डिफेंस कॉलोनी में तो आपको बेसमेंट की तो जानकारी आई डोंट नो किसने दी है नहीं दी है। बेसमेंट तो बहुत छोटी चीज है, लोगों के ड्राइंग रूम तक पानी भरा है, ग्राउंड फ्लोर के, और लोगों की करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां हैं वो सब बर्बाद हो गई। और इसके लिए टोटल फेलियर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, जब अगर आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि जब मालूम है बारिश आ रही है तो डीसिल्टिंग का जो काम है वो आपके नेतृत्व में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो इसका टोटल फेलियर जो है वो दिल्ली प्रशासन के पास है। सर, जैसे कि हर बार देखा जाता है और प्रशासन जो है या दिल्ली सरकार जो है, अगर हम बात करें तो इस चीज से कोई सबक नहीं लेती है। जो पिछली गलती को सुधारना चाहिए था कि अगली बार ऐसा ना हो। देश की राजधानी है दिल्ली, पूरा विश्व देखता है, हर न्यूज चैनल पे चलता है, हर जगह देखा जाता है। तो सर, इससे कितनी छवि खराब होती है देश की, और क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल टोटल फेल है? आप इसको इस नजरिए से देखिए कि एक आता है दूसरे पे ब्लेम कर जाता है, दूसरा आ जाता है तीसरे पे ब्लेम कर जाता है। आज अगर आप दिल्ली में एमसीडी और काउंसलर, जो हमारे एमएलए हैं और काउंसलर हैं, वो तो दोनों एक पार्टी के, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है कायदे से। तो अगर जब आप दो एक सिंक में है, दोनों एक ही पार्टी, पहले आप कहते थे नहीं जी नहीं, वो बीजेपी में जो है वो अपना एमसीडी में है, ये सब उनके अंडर आता है, वो कुछ नहीं कर रहे। अब तो दोनों चीज आपके अंदर है। अब आपने क्या किया? सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब दिल्ली जो हमेशा साथ के साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, लेकिन जब भी दिल्ली के ऊपर कोई विपदा आती है, चाहे बाढ़ कह लो, भी जल की समस्या थी कह लो, तो सांसद जो है बिल्कुल नजरअंदाज रहते हैं। कभी नहीं देखा जाता कि सांसद जो है दिल्ली के लोगों की आवाज उठाए, दिल्ली के लोग क्या उनको वोट दे के नहीं जितवाते। जैसे कि हमेशा एक खींचतान चलती है कि एलजी और मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन जो सांसद है वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या उनको आगे आकर नहीं अपना जो निभाना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। कोई भी नेता है उसके ऊपर तो बीत नहीं रही, वो तो वीआईपी जोन में रह रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं लग रहा कि एक आम आदमी पे क्या बीत रही है, किसी गरीब आदमी पे क्या बीत रही है, कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हर एक के ऊपर इसका जो एक बोझ होता है, जो नुकसान का बोझ है, वो हर एक पे पड़ रहा है। लेकिन इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेताओं को, क्योंकि इनकी जैसे कुछ जा नहीं रहा तो इन्हें कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इनका तो एक बयान के बाद दूसरा बयान, दूसरे बयान के बाद तीसरा बयान, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं है इस पे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, जनसेतु, दिल्ली।